चलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3.2 पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? अ वेक्टर which gives a position of an object with reference to the origin of a coordinate system। origin तो जानते ही ना, origin is a point where x axis, y axis और 3D की बात करें z एक्सिस सब एक जगह मिलते हैं। तो वेक्टर जो है, एक वेक्टर विच गिव्स पोजीशन, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देता है, बतलाता है, विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसके रेफरेंस में? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका और ये आपका जेड एक्सिस। यहाँ से अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर विच गिव्स पोजीशन, जो पोजीशन को बतलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसके रेफरेंस में? बोलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल आर। इसको किससे डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को? स्मॉल आर से। अब इसके बाद बच्चों मान लीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स है और ये आपका ओ वाई है, ओरिजिन है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओ है। तो कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन है, किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, विथ ओरिजिन एट ओ, जिसकी ओरिजिन कहाँ पे है? ओ। ओरिजिन का मतलब असल, जो शुरू कहाँ से कर रहा है? ओ से। ओ क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं, ठीक है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे, देख रहे नहीं, ए, कोई भी ऑब्जेक्ट ए पे है। एनी इंस्टेंट टी, एनी इंस्टेंट टी का मतलब किसी भी लम्हे, किसी भी क्षण, किसी भी टाइम, यानी टी पे, किसी टाइम टी पे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है? ए पे है। देन ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। तब उसके बाद ओ ए जो है, ओ से लेकर के ए, उसको हम पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर? दैट इज ओ ए इज इक्वल टू आर। पोजीशन वेक्टर को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। द पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन। जो पोजीशन वेक्टर होता है वो आपको दो जानकारी देता है। क्या जानकारी? दो जानकारी। पहली, इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। पहली चीज तो ये बतलाता है कि ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट की मिनिमम, न्यूनतम दूरी क्या है, कम से कम दूरी क्या है। कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस को वो बतलाता है। दूसरा क्या बतलाता है? इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बतलाता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के सापेक्ष, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दो जानकारी देता है, बताइए। ओरिजिन से लास्ट पॉइंट तक, आगे, और डायरेक्शन बतलाता है। पहली जानकारी है तो मिनिमम डिस्टेंस। बोलिए भाई, ये मिनिमम डिस्टेंस कहाँ बोले थे? मिनिमम डिस्टेंस को बतलाता है ओरिजिन से। और क्या नाम, दूसरा क्या नाम है? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, डायरेक्शन बतलाता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में यू ऑलरेडी नो। डिस्टेंस से क्या नाम है? एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या यू मे से द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्टेंस आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। तो द वेक्टर विच टेल्स से वो वेक्टर जो हमको ये बतलाता है कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, कि कितना और किस दिशा में एक ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको ये बतलाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना, हाउ मच माने कितना, एंड इन विच डायरेक्शन, और किस दिशा में उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को बदल दिया है।
किसी दिए हुए समय के अंदर। कोई दिया हुआ समय है, उस दिए हुए समय में कोई ऑब्जेक्ट किधर को गया भाई, किधर को कितना गया, हाउ मच कितना, एंड इन विच डायरेक्शन और किस दिशा में एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन जो है बदल दी है। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक सीधी रेखा होती है ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करती है। क्लियर, यहाँ इनिशियल है और यहाँ पे फाइनल है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करती है। एंड डजंट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ, ये डिपेंड नहीं करती इसके एक्चुअल पाथ पे। अंडर टेकन बाई द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन, मतलब दो पोजीशन के बीच में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या लेंथ को कवर किया उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्या है ये इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए जैसे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। एक्स वाई प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, मान लीजिए इट इज़ एट पॉइंट ए, ये इस वक्त पॉइंट ए पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, अरे नहीं x1 y1, x1 y1 दिया है, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट यानी जिसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, x1 y1 पे है, और जो है मूव करके बी पोजीशन पे चला गया है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। बहुत ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे आएगा। तो मान लीजिए कि वो किसी भी समय ये ए पॉइंट पे था, उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है, जिसका नाम टी डैश दिया है। टी पे यहाँ था और टी डैश पे, ये क्यों टी डैश ले रहा है भाई, जाएगा तो समय तो लगेगा ना। अगर हम दुनिया के अंदर हैं, दुनिया में है, दुनिया से बाहर चल जाएंगे तो बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड टाइम हो जाएगा। दुनिया में है तो टाइम काम करेगा। तो यहाँ पे टी डैश, देन वेक्टर ए बी, अब ए बी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी टू टी डैश, किस समय टी से लेकर के टी डैश में जो ए बी है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर x1 y1 and x2 y2 respectively, then the position vector of the object at point A is r1 is equal to x1i और प्लस y1j, and the position vector of the object at point B r2 is equal to x2i plus y2j। ij कल बताया था ना, ij क्या यूनिट वेक्टर है, i इंडिकेट करता है किस एक्स एक्सिस को, जे इंडिकेट करता है वाई एक्सिस को, और के इंडिकेट करता है जेड एक्सिस को। तो यहाँ पे r1 इज इक्वल टू x1i प्लस y1j एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट r2 is equal to x2i plus y2j। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ए बी कैन बी, अब इसको लिखेंगे डेल्टा r is equal to r2 माइनस r1, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी जब उसका आप लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा r is equal to r2 की जगह पे अभी आप लिखे थे ना x2i प्लस y2 बोलिए जे, तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, उसमें हम x2i है तो उसमें भी तो x1i है, देख रहे ना, x2i x1i, i कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1 मिलेगा, अब y2j कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y1। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड जब भी बोला जाएगा तो अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा r इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। जब भी वो मैग्नीट्यूड लेंगे तो i j के ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि i यूनिट वेक्टर है, i का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ना रहे कि उसका मैग्नीट्यूड ले रहे तो i j के भी उसके अंदर शामिल किए हुए हैं।
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट। अब कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या तो कम होगा या तो इक्वल होगा किसके, उस ऑब्जेक्ट के पाथ लेंथ के बिटवीन टू पॉइंट, या तो कम हो जाएगा या तो बराबर रहेगा। समझ में आई बात। अब जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये है एक पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ए है, बी है, सी है। आपको सी तक पहुंचना है तो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन आप ए से सी डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। यही आपका डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो कम हुआ कि नहीं, तो वही करा, कम भी हो सकता है, बराबर भी। बराबर कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए ए से लेके आप बी पे जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, खाली जा रहे हैं। देखिए ये एरो का मतलब आप जा रहे हैं। तो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा, ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 मीटर है तो डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। तो यही कहा कि या तो कम होगा या तो बराबर। अब कम कैसे होगा, ए से बी पे गए, अब फिर लौट के चले भी आए, तो डिस्टेंस तो हो गया 5 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि जहाँ से गए, ये गए तो आप +5 गए, आए तो -5 हो गए, तो 5 - 5 विल बी व्हाट, 0। तो कम हो गया, समझना है, कम और बराबर का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस, या तो कम होगा और इक्वल, या तो इक्वल होगा ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स फॉर 3 डायमेंशनल इज गिवन। अगर 3D है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। और इसके लिए ये वेरी इजी है ये, ठीक है। बस अगर आप किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसी रियल नंबर से, ठीक है, और स्केलर से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे उसको सिंबल यहाँ पे लैम्डा दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कंसीडर अ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है, इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर लेमडा। एक रियल नंबर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा की वैल्यू 3 है या -4 है, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 है, और ए की जगह पे -4 है। ये है आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये लेमडा जो है, इसको दिमाग में रख लीजिए, कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ें, बोलिए। अब यहाँ पे इफ वी मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम, तो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये आप पढ़ चुके हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर जरा समझ लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट जिसको कहते हैं परिणामी, परिणामी नतीजा क्या निकला, ठीक है, परिणाम क्या निकला, वो वेक्टर। तो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर, 2 या 2 से अधिक वेक्टर हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं सिंगल वेक्टर के तौर पे, विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, जिसका जो असर होता है बराबर होता है एज 2 और मोर वेक्टर। जैसा कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, परिणाम। जैसे मेरे पास वेक्टर ए है, उसकी वैल्यू 5 है, तुम्हारे पास वेक्टर बी है, उसकी वैल्यू 3 है, तो इसका परिणामी वेक्टर आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ए प्लस बी इजकल टू 5 + 3। तो यहाँ पे देखिए दो केस है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर एक ही दिशा में हो तो कंसीडर द वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या मिला, ए प्लस
B. Then the resultant of these two vectors is given by a vector having direction as same as that A or B and the magnitude of the resultant A plus B. अगर डायरेक्शन इधर रहेगा तो बजाय प्लस के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. केस 2, when two vectors are acting in mutually opposite direction, दोनों का डायरेक्शन अलग हो. देखिए वेक्टर ए इधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, और वेक्टर बी आपका लेफ्ट में जा रहा है. तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस बी. ध्यान दीजिए. देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन बाई अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन सेम. ठीक है, आर इज इक्वल टू ए माइनस आपका बी हो जाएगा. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, बी ग्रेटर ए, बी ग्रेटर ए, ध्यान दीजिए, बी ग्रेटर ए, जैसे ए मान लीजिए 5 है, बी मान लीजिए 6 हो जाए, तो 5 माइनस 6 विल बी व्हाट, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव. तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो आर का जो डायरेक्शन होगा अलॉन्ग बी, बी का जो डायरेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर ए है, बोलिए समझ में आई बात, और ये आपका वेक्टर बी है. ठीक, वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी. इसका डायरेक्शन कब इधर होगा, ठीक है, जब क्या नाम है, बी की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी, बी की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी, तो आर का डायरेक्शन अलॉन्ग बी हो जाएगा. समझ में आई बात. जैसे मान लीजिए ये 5 था, ये आपका माइनस 6 है, तो 5 प्लस माइनस 6 विल बी व्हाट, 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 आया, तो डायरेक्शन का जो रिजल्ट आएगा बी वाला रहेगा. क्लियर. लेकिन इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर बी है तो आर का जो डायरेक्शन है अलॉन्ग ए होगा. कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर. जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन क्या होगी, अगर 3 वेक्टर्स हो एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं. 3 वेक्टर देख रहे हैं, ए बी और सी, 3 वेक्टर हैं. अगर किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल. इस ट्रेंगल की जो 3 साइड है इसके द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन द सेम ऑर्डर. तो देयर रिजल्टेंट इज जीरो, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो. यहाँ पे देखिए ओ पी है ना, और यहाँ से बी का जो पी क्यू है और इसका क्यू सी है, क्यू ओ है, ओ पी पी क्यू क्यू ओ. इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो वही करेगा, अगर 3 वेक्टर हो एक ही पॉइंट पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया है, तो 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, ये ट्रेंगल की तीनों साइड से उसको रिप्रेजेंट किया गया है. तो ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में, मतलब कहीं से ये ऐसा नहीं कि इसका ज़्यादा है इसका कम है. ठीक है, इक्विलिब्रियम जब होता है तो स्टॉप हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है. तो वेक्टर ए एंड बी एंड सी एक्टिंग अलॉन्ग ओ पी पी क्यू एंड क्यू ओ रिस्पेक्टिवली. तो मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी पी क्यू एंड क्यू आर. तो उसके बाद ए अपॉन ओ पी, ए अपॉन ओ पी, बी अपॉन पी क्यू, सी अपॉन क्यू ए. ये आपका कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर था. उसी तरीके से अगर आप पॉलीगॉन का केस लेंगे, तो पॉलीगॉन के केस में आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0. चलिए ये हो गया. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पोजीशन 1 2 3 टू पोजीशन 4 5 6 3D में है. ठीक है, I 2J और 3K 4I 5J एंड 6K. पहला पार्ट. दूसरा है व्हाट एंगल डज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेक विथ एक्स एक्सिस. कर क्या एंगल बनाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के जरिए, क्या एंगल बनेगा
किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। तो जब एक्स एक्सिस का नाम लेगा तो सिर्फ आई अंडर कंसिडरेशन रहेगा, जे और के जीरो हो जाएगा। क्लियर? और जब वाई एक्सिस लेगा तो आई जीरो रहेगा, के जीरो रहेगा, ओनली जे कंसीडर में रहेगा। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाई, अभी पढ़े थे ना, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे और z2 माइनस z1 के। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, यहाँ पे देखिए ये x1 है और ये x2 है, तो 4 माइनस 1 आई, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 जे प्लस 6 माइनस 3 के। क्लियर? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3i प्लस 3j प्लस 3 के, आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3 के। क्लियर? सिंपल एकदम है। अब उसके बाद इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बी वाला, उस पर ध्यान दीजिएगा कि एंगल क्या बनेगा उस डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। तो वी कैन फाइंड एंगल बाय टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में 1 0 0, क्यों जीरो है भाई? क्यों जीरो है? क्योंकि एक्स एक्सिस का नाम लिया, जब एक्स एक्सिस का नाम लिया जाता है तो वाई विल बी जीरो और जेड विल बी जीरो। अब देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है भाई, ये एक्स एक्सिस है तो वाई नथिंग है, ये एक्स एक्सिस है, तो जब एक्स एक्सिस है तो एक्स ही एक्सिस पे चलेंगे, तो इस पे आई खाली आएगा, जे नहीं आएगा, के नहीं आएगा। और वैसे भी क्लास 10th में पढ़े हैं एक्स एक्सिस का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पढ़ेंगे नहीं? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, आल्सो जेड इक्वल टू जीरो। और जब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बोलता है तो वाई एक्सिस जब बोलेगा तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू, खाली वाई विल बी, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड रहेगा। तो यहाँ पे जब लेंगे तो इसीलिए 1 0 0। अब यहाँ पे x डॉट डी है, x डॉट डी, तो x की वैल्यू में आपका 1.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 का मल्टीप्लाई किए, इसलिए क्योंकि x एक्सिस है, यूनिट वेक्टर 1 और डॉट 3 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं? देख रहे हैं नहीं? x डॉट डी, x डॉट डी, तो x डॉट डी में अब बाकी सब जीरो हो गया, तो x डॉट डी इक्वल टू, एक फार्मूला याद रखिएगा, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, a डॉट बी, अगर मैं कहूँ कि वेक्टर a इज इक्वल टू, मान लीजिए 2i प्लस 4j प्लस k है, ध्यान दीजिएगा, और b डॉट जो है मान लीजिए i प्लस j प्लस मान लीजिए k है, तो बच्चों a डॉट b क्या होगा? a डॉट b इज इक्वल टू ये 2i प्लस 4j प्लस k है और डॉट i प्लस j प्लस k, तो इसके बारी बारी इंटू करेंगे, i का i में मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट, और जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। कन्फर्म? तो अब देखो 2 इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2i डॉट आई हुआ प्लस 4j डॉट जे हुआ प्लस k डॉट k हुआ, i डॉट आई इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 2 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, कहाँ से 9 हो रहा है भाई? 7 ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब ए बी क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ए का मतलब 2i प्लस 4j है ना, ठीक है। इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4,
4 4 जा 16 प्लस 1 16 4 20 और 1 21। ये क्या नाम है, इसकी वैल्यू आई ए। इसी तरह बी की निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा। ए डॉट बी अलग है और ए बी अलग है। ए डॉट बी में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ए बी में आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना जिसको हिंदी में परिमाण कहते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स डॉट डी, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो एक्स डॉट डी बराबर एक्स डी कॉस थीटा। तो एक्स डॉट डी आपका निकल गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स डी कॉस थीटा। एक्स और ये डी, डी इसका आप वो लिए मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर कॉस थीटा की वैल्यू गेट कर देंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़े। टाइम कितना हुआ देखते रहना, 30 मिनट का नहीं हुआ, अभी 25 हुआ है। अब देखो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। दो वेक्टर को आप आपस में जोड़ दीजिए, दो वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू समथिंग, वेक्टर बी इज इक्वल टू समथिंग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी। अगर माइनस करेंगे तो ए माइनस बी, सिंपल। तो इसमें जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर। दिस मेथड कंटेन्स फॉलोइंग लॉ। अब इसमें आपको जो पढ़ना है दो लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और एक पैरेललोग्राम है। ये दोनों जो है जिसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद सारे चैप्टर आसान हैं। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा नीट का हो, JEE का है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। तो इसलिए इसको एकदम चबा चबा के पढ़ डालिए। वो बोला था ना राइटर, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी रीड थ्रूली, सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबें ऐसी होती जो यूं ही बस एक सरसरी निगाह से पढ़ लिया जाता है, कुछ किताबें ऐसी जिसे गौर से पढ़ा जाता है, कुछ किताबें ऐसी होती जिसको चबा चबा के हजम किया जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो उसी सब्जेक्ट में आपका मैथ है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बाकी अटरंडम कौन पढ़ा देते हैं, हिंदी हुआ, SST हुआ, ठीक है। ये उन लोग कायदे से पढ़े जो हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, या SST से कुछ मतलब हाई लेवल का जो वो क्या नाम IAS PCS उस आर्ट साइड से निकालना चाहते हैं। बाकी जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको जो चबा चबा के पढ़ना है, मैथ को तो ओढ़ना और बिछौना बना लेना है, उसी को बिछाइए और उसी को ओढ़ लीजिए। तब उसके बाद देखिए, बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। गणित इंसान को शार्प बनाती है, अगर किसी का दिमाग इधर उधर भटक रहा हो तो उसे गणित पढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये आपके माइंड को एकदम बैलेंस कर देगा, ठीक है। और अगर मैथमेटिशियन को किसी मुल्क का, ठीक है, प्रेसिडेंट बना दिया जाए, CM PM बना दिया जाए, तो मेरे उम्मीद में वो मुल्क बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि, ठीक है, वो ऐसे लोग रहते हैं जो इन सब्जेक्ट से खाली रहते हैं, क्योंकि जब मैथ इंसान पढ़ता है उसका पूरा माइंड जो है पॉजिटिव काम करता है, ठीक है। भाई पढ़ने वाला स्टूडेंट निगेटिव थोड़ी जाएगा, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये लॉ बतलाता है, सुनो, ये लॉ क्या बतलाता है, अगर दो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर दो वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, दो साइड, ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा टेकन इन द सेम ऑर्डर में लेकर के, तो देयर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, एक तीसरी साइड के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द अपोजिट ऑर्डर में। मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी देख रहे हैं, ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दैट लाई इन प्लेन, जो एक प्लेन में हैं, एज शोन इन फिगर ए, ड्रॉ वेक्टर OM। तो हमने एक वेक्टर OM खींचा, क्या खींचा, क्या हुआ, एक वेक्टर ए है, अब हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, क्या खींचा, OM। फिर M से MN खींचा वेक्टर B को दिखाते हुए, तो वेक्टर A OM की शक्ल में, वेक्टर B MN की शक्ल में। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है R, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। हम वेक्टर A के टेल से, वेक्टर A के टेल से, हेलो, वेक्टर A के टेल से वेक्टर B के हेड से
मिला देंगे, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर आर इजकल टू ए बी। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी वेरी इजी। अब इसके बाद द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज ओ एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस, यानी ये ओ एन है जिसका नाम आर दे दिया था, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एन, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए बी। ठीक, अब देखिए इसमें एक एग्जांपल है। एक अ बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, एक लड़का जो है 10 मीटर ट्रेवल करता है, किधर जा रहा है, नॉर्थ, देख रहे हैं ना 10 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर रहता है ना। एंड देन 7 मीटर ड्यू ईस्ट, उसके बाद 7 मीटर पूरब जाता है, 7 मीटर पूरब जाता है, ये भाई नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है। उसके बाद एक पेन देना, ए छोटू पेन देना, पेन, ये आपका नॉर्थ है। उसके बाद पूरब ये हुआ ना, समझ में आई बात, हंजला, डू यू अंडरस्टैंड, है जीशान, हाँ, ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और इधर चल जाएगा तो वेस्ट है। तो 10 मीटर वो नॉर्थ जाता है और 7 मीटर ईस्ट जाता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी पढ़े थे ना, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसके क्या नाम है, इसके टेल से इसके हेड में ज्वाइन कर दीजिए, इसके टेल से तो ज्वाइन करेंगे तो इट इज जस्ट लाइक राइट एंगल ट्रायंगल एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इफ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। ये कहाँ से लिख के आ गया इसमें, चलिए, तो अ बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, एक लड़का जो है नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जाता है, उसके बाद 7 मीटर पूरब की तरफ जाता है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करो एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉय, लड़के का डायरेक्शन यानी एंगल निकालना है। और ऐसे केस में याद रखना tan थीटा लगेगा, tan थीटा क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। देखिए ओ इज इक्वल टू 10 मीटर, ए बी इक्वल टू 7 मीटर, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ बी इज द रिजल्टेंट, ओ बी इज द रिजल्टेंट। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मॉड ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, जब कैलकुलेट करेंगे तो 12.21 मीटर। सीन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा बनाता है, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा ये परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये आधार 7/10, देखिए 7/10 दिखाई दे रहा है। जब थीटा लेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, जो आपके 11th की शुरुआत है tan इनवर्स, याद रखिएगा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू मैं x लिख दूँ तो थीटा विल बी, ये जब साइन यहाँ से हटेगा तो ये साइन इनवर्स बोला जाएगा, और यह x अपनी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए बी अपॉन ओ ए, 7/10 का जब tan इनवर्स लेते हैं तो 35 डिग्री आता है। क्लियर, इसको आज पढ़ा जाए कल जस्ट। अब आ जाइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नहीं पढ़ लो। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ बताता है कि अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड। देखिए दो एडजेसेंट साइड, एक आपका ओपी यानी वेक्टर ए, और ये आपका एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो इसके पैरेलल आप डॉटेड लाइन से खींच दीजिए। मेन आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर, ठीक है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो वेक्टर ए जो ओपी के फॉर्म में है, आप इसी के पैरेलल आर क्यू खींच दीजिए, और बी जो ओ आर के फॉर्म में है पी क्यू। तो ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड, आमने सामने की दो साइड पैरेलल और
इक्वल होती है एंड अपोजिट एंगल, अरे नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे। ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो इसका डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर हो गया दोनों? चलिए खत्म हो गया, ठीक है। तो बाकी कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया ना दोनों? एक ट्रायंगल ला और एक पैरेललोग्राम।